हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट तथा अन्य टेट से संबंधित मनोविज्ञान की आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लार्क हल के पुनर्वलन के सिद्धांत के बारे में तथा गुथरी की जो है समीपता का सिद्धांत या फिर जो समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत है उसके बारे में। तो आज के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। ये दोनों सिद्धांत आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में और उसके साथ साथ स्किनर का जो पुनर्वलन के संबंधित उनका जो विचार था उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले अध्ययन करते हैं पुनर्वलन के सिद्धांत के बारे में जो कि दिया है क्लार्क हल ने। पुनर्वलन जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। पुनर्वलन वह चीज़ होती है जैसे जब भी कोई कार्य आप करते हैं, अगर उस कार्य को करने के पश्चात आपको कोई सकारात्मक परिणाम मिलता है या फिर उस कार्य को करने के पश्चात आपको कोई पुरस्कार मिलता है या फिर उससे कोई भी आपको लाभ मिलता है तो आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन आता है उस कार्य को करने के प्रति। वही जो मोटिवेशन आपके अंदर होता है वही आपके लिए पुनर्वलन का कार्य करता है, जो आपको एक तरीके से एक फोर्स देता है ताकि आप उस कार्य को और अच्छे से कर सकें। तो क्या है पुनर्वलन का सिद्धांत, आइए अध्ययन करते हैं। क्लार्क हल जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने चूहा, बिल्ली इत्यादि समेत जो है कुल 133 प्रयोग किए थे। ये मतलब कि चूहा, बिल्ली और जंतुओं के मतलब लेते हुए इन्होंने कुल 133 प्रयोग किए थे। इसके बाद इन्होंने इन अपने प्रयोग के आधार पर 17 स्वयं सिद्धियाँ और 17 उपमापनियाँ दी और इसी 17 सिद्धियाँ जो है इनकी जो स्वयं सिद्धियाँ हैं इसी के आधार पर अपना जो है सिद्धांत दिया था। जो पुनर्वलन का सिद्धांत है इसके कई सारे अन्य नाम भी हैं और ये सभी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से परीक्षा की दृष्टि से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है R टाइप थियरी। देखिए दोस्तों, जैसे हमने स्किनर के सिद्धांत को पढ़ा उसमें था कि RS थियरी, RS टाइप था वो स्किनर का सिद्धांत। उसके पहले जब हमने थांडाई को पढ़ा था वो था SR थियरी, क्योंकि देखिए थांडाई के सिद्धांत में स्टिमुलस और रिस्पांस था। स्टिमुलस था जो जैसे मृत मछली थी, रिस्पांस कौन कर रहा था, बिल्ली कर रही थी। स्किनर के सिद्धांत में क्या था कि चूहा पहले क्रिया करता था, उसके पश्चात उसे भोजन की प्राप्ति होती थी, यानी वो पहले रिस्पांस करता था फिर उसे स्टिमुलस मिलता था। यानी जो स्किनर थे उन्होंने थांडाई के सिद्धांत को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया था, यानी एकदम से बदल दिया था। इसके बाद आता है पुनर्वलन का सिद्धांत जो कि क्लार्क हल का है, जिसे R टाइप थियरी कहते हैं। ये तीनों ही नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अलग से नोट कर लें और ख़ास तौर से ध्यान दें जब आप जैसे जोड़ कर पढ़ेंगे। जैसे आपसे पूछे R टाइप थियरी तो केवल आप इतना याद रखिए कि पुनर्वलन का सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट, केवल इसमें रीइंफोर्समेंट है तो आप इसे R से ध्यान में रखिए। जब थांडाई की बात आए तो आप देखेंगे वहाँ पे पहले मछली दिखती है, यानी स्टिमुलस देखकर रिस्पॉन्स करता है। अगर आपको पावलोव के सिद्धांत और थांडाई के सिद्धांत को लेकर समस्या उत्पन्न हो तो आप ध्यान में दीजिए कि पावलोव के सिद्धांत में जो दूसरा चरण होता है उसमें देखिए दूसरा चरण और तीसरा चरण, उसमें जो है घंटे के बजने के बाद ही जो है कुत्ता लात टपकाने लगता है, यानी वो अभी स्टिमुलस यानी भोजन को देखा नहीं होता है, केवल घंटे की आवाज़ सुनकर ही लात टपकाने लगता है। जबकि जो स्किनर है इनमें जो है चूहा पहले क्रिया करता है, उसे भोजन दिखाई भी नहीं देता है, भूख लगती है वो क्रिया करता है, भोजन की प्राप्ति कर लेता है, इसलिए वह RS टाइप थियरी हो जाती है। इसके बाद है इनका जो अन्य नाम है सबलन या प्रबलन का सिद्धांत। जैसे आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे उसके लिए जो आपको पुरस्कार मिलेगा वो आपके लिए सबलन यानी पुनर्वलन या फिर प्रबलन का कार्य करेगा। आवश्यकता ह्रासन का सिद्धांत, ये सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता ह्रासन, जब भी आप किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप कोई कार्य करते हैं, जैसे ही आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है उसके बाद जो है आपकी आवश्यकता में कमी देखने को मिलती है। जैसे भूख लगने के बाद आपकी आवश्यकता होती है कि भोजन की प्राप्ति करना, जैसे ही आप भोजन कर लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि भोजन की प्राप्ति के लिए आपका मन नहीं करेगा, यानी आपका जब एक बार पेट भर के भोजन कर लेते हैं उसके बाद कितना ही अच्छा से अच्छा भोजन आपका मन पसंदीदा जो भोजन हो आपके सामने रखा हो, आपकी इच्छा नहीं होगी उस भोजन के प्रति। वही होता है आपकी आवश्यकता का ह्रासन। जैविकीय आवश्यकता, जैविकीय आवश्यकता का मतलब होता है जो हमारी शारीरिक या फिर दैहिक आवश्यकताएं होती हैं उससे संबंधित। चालक न्यूनता, चालक जिसे कहते हैं ड्राइवर, चालक होता है जैसे
हमारे अंदर जब हम भोजन की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर लगती है भूख, जिसे हम भूख कहते हैं। वो भूख हमारे अंदर ड्राइवर यानी चालक का कार्य करता है। वही चालक हमें जो है भोजन की प्राप्ति के लिए आगे ले जाता है या फिर उसी दिशा में आगे बढ़ाता है। इसके बाद आता है परिकल्पित निगमन। ये बहुत विशेष नहीं है क्योंकि है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसके बाद आता है निष्कर्ष और आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत। यानी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात आप जिस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, अगर आपने सकारात्मक परिणाम हासिल किए हैं तो ये आवश्यकता निष्कर्ष का सिद्धांत हो जाता है। इसके बाद होता है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, हमने देख लिया है। प्रोत्साहन या पुनर्बलन का सिद्धांत तो ये है ही। तो ये सभी अन्य नाम हैं पुनर्बलन के सिद्धांत के। आइए आगे देखते हैं क्या है इनका सिद्धांत, यानी जो इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया था क्लार्क हल ने, उस सिद्धांत के बारे में देखते हैं क्या है और इनका प्रयोग क्या था। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसे जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आवश्यकता की प्राप्ति के लिए वो कार्य करता है या फिर कोई ना कोई क्रिया करता है। फिर उसके पश्चात उसे आवश्यकता की जो आवश्यकता होती है उसकी प्राप्ति होती है, और जैसे ही आवश्यकता की प्राप्ति होती है फिर उसके अंदर उस आवश्यकता में कमी देखने को मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके भूख लगती है, कोई व्यक्ति है उसे भूख लगती है, तब उसकी आवश्यकता होती है भोजन प्राप्त करना। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसकी आवश्यकता होती है भोजन प्राप्त करना, और भोजन की प्राप्ति के लिए वो तरह तरह के कार्य करता है। जैसे अगर कोई ऐसे मजदूर है जो डेली कार्य करता है और डेली भोजन करता है, तो आप देखेंगे भोजन प्राप्ति के लिए वो कार्य करेगा, और कार्य करेगा तो उसे भोजन की प्राप्ति होगी। अब जब भोजन की प्राप्ति हो जाती है तब उसकी आवश्यकता में कमी देखने को मिलती है। यानी जब भोजन की प्राप्ति हो गई, किसी को भूख लगी थी, उसे भोजन मिला, वो भोजन कर लिया, अब उसकी भूख में कमी देखने को मिलेगी। जैसे आप अभी स्वयं महसूस करिए, आप अपने ऊपर लागू करके इस सिद्धांत को देखिए। जैसे आप हैं, आपको भूख लगती है, तब आपकी आवश्यकता क्या होती है? आपकी आवश्यकता होती है कि कुछ भोजन खाने को मिल जाए। उस भोजन को खाने के लिए या फिर उस भोजन को प्राप्त करने के लिए आप कुछ कार्य करेंगे। अगर भोजन को बनाना है तो आप बनाएंगे, कोई सामग्री खरीद कर लाना है तो आप लाएंगे। यानी उस भोजन को प्राप्त करने के लिए आप तरह तरह के कार्य करेंगे जिससे आपको भोजन की प्राप्ति हो सके। आपने कार्य किया, उसके पश्चात आपको भोजन की प्राप्ति हो गई। जब भोजन की प्राप्ति हो गई, आपने भोजन कर लिया, अब आपके अंदर जो भूख थी उसकी कमी देखने को मिलेगी। यानी जो आवश्यकता थी भोजन की, अब उसकी कमी देखने को मिलेगी। अब आप भोजन के लिए कार्य तभी करेंगे जब दोबारा आपको भूख लगेगी। तो इस सिद्धांत की जो शिक्षा में उपयोगिता है, इसके बारे में क्लार्क हल ने क्या कहा है, देखते हैं। जैसे क्लार्क हल ने कहा, बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना चाहिए या फिर शिक्षा देना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, कैसी पृष्ठभूमि के हैं, किस क्षेत्र से हैं, और उन्हें कैसी शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार उन्हें पढ़ाना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उसके संबंध में सही रिस्पॉन्स कर सकें। आप बच्चे को किसी अन्य लेवल पर पढ़ा रहे हैं जिसका बच्चे से कोई संबंध नहीं हो, तो ऐसी चीज़ों में बच्चे की रुचि नहीं होती है, ना ही वो उसके सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो बच्चों को उनकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार पढ़ाना चाहिए। ऐसी चीज़ें पढ़ाना चाहिए जो दैनिक जीवन में उनके लिए उपयोगी हों, और जो है कक्षा में जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु हो उसका निर्माण छात्रों की आवश्यकता के अनुसार हो। यानी जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उसका निर्माण कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। जो जिस समाज से आते हों, जिस पृष्ठभूमि से आते हों, उस समाज में उनकी शिक्षा के महत्व किस प्रकार से है, या फिर वो किस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है, इन सबको देख कर ही एक कक्षा का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसलिए जो वर्तमान में पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उसमें चाहे एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी संस्था हो जो पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, उसमें शिक्षकों का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षकों की भूमिका होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही होते हैं जो बच्चों से सीधा संबंध रखते हैं। वो वही बता सकते हैं कि बच्चे को किस चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस चीज़ को उन्हें शिक्षित मतलब क्षेत्र में उन्हें शिक्षित करना चाहिए या फिर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। क्लार्क हल के सिद्धांत के संबंध में लेस्टर एंडरसन ने कहा है कि हल का सिद्धांत वैसे तो थांडाई की श्रेणी का है, लेकिन क्लार्क हल ने इसे 90 तुल्य शब्दों में दिया है। आपने देखा कि क्लार्क हल का सिद्धांत कितना छोटा सा है। इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं है। इनके उपनाम हैं कई सारे, ये उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पश्चात इन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया, आप इसके बारे में देख सकते हैं। बस इतने में ही इनका जो है सिद्धांत समाप्त हो जाता है, लेकिन इतने में ही इन्होंने वो सब कुछ बता दिया है जो थांडाइक ने अपने सिद्धांत में बताया था।
क्लार्क हल ने पुनर्बलन के बारे में बताया था कि पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे इसके पहले हमने देखा, स्किनर ने बताया था कि पुनर्बलन जो है 3 तरीके से बांटा जा सकता है, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन, प्राथमिक या द्वितीयक पुनर्बलन, उसके बाद था सतत और आंशिक पुनर्बलन। स्किनर ने भी बताया था कि जो आंशिक पुनर्बलन होता है ये सबसे श्रेष्ठ पुनर्बलन होता है। तो यहाँ पे क्लार्क हल भी बताते हैं कि पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। ये एक ही तरीके से 2 प्रकार बताए हैं, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन यानी कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट जो होता है वो प्रत्येक सही कार्य के लिए दिया जाता है, यानी बच्चा जितना भी सही कार्य करेगा उसके प्रत्येक सही कार्य के लिए उसे पुनर्बलन दिया जाता है। इसके बाद है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन जो होता है ये सबसे श्रेष्ठ पुनर्बलन इसलिए कहा जाता है, इसमें इसके कार्यों और समय अंतराल के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे कार्यों के आधार पर 2 तरीके से होता है, एक निश्चित कार्यों की संख्या के आधार पर, एक अनिश्चित कार्यों की संख्या के आधार पर। यानी ये पहले से निश्चित कर दिया जाता है कि बच्चा अगर 10 में से 6 सही कार्य करेगा तो उसे पुनर्बलन यानी पुरस्कार दिया जाएगा। और एक अनिश्चित संख्या होती है कि मतलब कि आप कार्य करते रहिए, किसी भी मतलब कि कितने भी कार्यों के पश्चात आपको पुनर्बलन दे दिया जाता है। और दूसरा जो होता है समय अंतराल। एक होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, जैसे 1-1 घंटे बाद बच्चे को 1-1 चॉकलेट दी जाएगी। या फिर ऐसा जो दूसरा तरीका होता है कि अनिश्चित समय अंतराल, यानी बच्चे को पता नहीं होना चाहिए कि उसे पुरस्कार तब मिलेगा, इसलिए वो बच्चा लगातार अपने कार्य में लगा रहता है, अचानक से उसे पुरस्कार मिलता है तो वो मोटिवेट होता है। तो ये सबसे श्रेष्ठ प्रकार है पुनर्बलन का। इसके बाद है क्लार्क हल का सिद्धांत यहीं पे समाप्त होता है। क्लार्क हल के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ज़्यादातर तो इनका उपनाम ही दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसका है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए, यही उपनाम है। तो आइए अब देखते हैं आज का दूसरा सिद्धांत जो है एडविन रे गुथरी का सिद्धांत, जिसे कहते हैं समीप्य सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत या फिर श्रृंखला अधिगम। गुथरी भी अमेरिका के ही एक विद्वान थे। ये एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जो पुनर्बलन को महत्व नहीं देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गुथरी की यहीं से पूछी जाती है कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट को महत्व नहीं देते हैं। तो वो एकमात्र मनोवैज्ञानिक हैं एडविन रे गुथरी, जिन्होंने पुनर्बलन को एकदम से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पुनर्बलन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह स्वयं कार्य करेगा, उसे किसी भी पुनर्बलन, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है आइए देखते हैं। जैसे समीप अधिगम या फिर कह सकते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, और एक नाम है श्रृंखला अधिगम, और नाम है एकल प्रयास अधिगम। ये 3 प्रमुख इसके अन्य नाम हैं और ये तीनों ही इसके सिद्धांत भी हैं। इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। इनका जो प्रयोग था, गुथरी का प्रयोग मुख्यतः खरगोश और बिल्ली पर था। इसके साथ साथ और अन्य भी जानवरों पर भी इन्होंने अपना प्रयोग किया था, लेकिन प्रमुख प्रयोग जो है खरगोश और बिल्ली पर ही था। और इसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इनका जो सामीप्य अधिगम है यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र है, इसके बारे में देखते हैं। गुथरी कहते हैं कि उद्दीपन और अनुक्रिया व्यवहार के साथ साथ प्राणी के जितना अधिक समीपता होती है अधिगम उतना ही अधिक होता है। यानी कोई भी उद्दीपक और उससे संबंधित जो अनुक्रिया होती है, ये दोनों का जो व्यवहार होता है वो प्राणी के जितना अधिक समीप होता है उसके सीखने की यानी उसके अधिगम करने की मात्रा उतनी अधिक होती है। यानी किसी उद्दीपन के प्रति प्राणी जो व्यवहार करता है, उद्दीपन और अनुक्रिया में जितना अधिक घनिष्ठता होती है, जितना अधिक संबंधता होती है, जो सीखना होता है यानी जो अधिगम होता है उतना ही अधिक होता है, उतना ही प्रभावशाली होता है। इसके पश्चात जो दूसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम में को ही कहते हैं सुव्यवस्थित या फिर निश्चित व्यवहार। श्रृंखला मतलब होता है कि किसी भी व्यवहार में सुधार के लिए एक निश्चित क्रम से जो है व्यवहार को परिवर्तित करना या फिर व्यवहार में नए व्यवहार को जोड़ते हुए जाना। इसके लिए गुथरी ने एक बालिका पर प्रयोग किया था। श्रृंखला अधिगम के लिए या फिर सुव्यवस्थित या निश्चित व्यवहार के लिए गुथरी ने एक बालिका पर प्रयोग किया था। प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अगर स्वयं किसी बच्चे को देखकर अगर समझते हैं तो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। जैसे बालिका पर इन्होंने प्रयोग किया कि एक बालिका होती है जो विद्यालय से आने के पश्चात अपनी वस्तुओं को इधर उधर फेंक देती है। जैसे जूता निकाली तो कहीं पे फेंक दी,
अपना जो स्कूल का बैग था वो कहीं पे फेंक दी, ड्रेस निकाल कर कहीं फेंक देती है, बेड पे फेंक देती है, इधर उधर सारी वस्तुएं इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो उसकी जो माता होती है उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है, परेशान होती है। तब वो धीरे धीरे अपनी बालिका को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर देती है। प्रशिक्षण देने में क्या करता है, मतलब क्या किया जाता है कि जैसे कोई भी बालिका है, छोटी सी बालिका है, अभी विद्यालय जाना प्रारंभ की है, अब वो विद्यालय से आ रही है। अब एक ही दिन में अगर आप उसे चाहें कि उसे सिखाना चाहें कि बेटा अपना जूता यहाँ रखो, अपना ड्रेस यहाँ पे रखो और जो अपना स्कूल का बैग हो यहाँ पे रखो, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। कोई भी बालक स्कूल से थक कर आ रहा है, आप उसे इतना सारा ज्ञान अगर एक ही बार में देंगे तब वो गुस्सा होगा, चिड़चिड़ा होगा और वो आपकी बात नहीं मानेगा। वहीं पे जब आप धीरे धीरे उसे एक एक चीज़ बताते हुए क्रम से चलेंगे तब वो अपने व्यवहार को अपनाते हुए चलेगा और धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता हुआ जाएगा और उस व्यवहार को अपना लेता है। यहाँ पे जो बालिका की माता थी उसने वही किया। उसने अपनी बालिका को प्रशिक्षण एवं अभ्यास के बाद जो है बालिका के श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसके कार्य को करना सिखाया। उसने जैसे अब बालिका अगले दिन आती है, वो पहले बताती है कि बेटा अपना बैग, उसका स्थान बताती है कि अपना बेटा स्कूल से आने के पश्चात अपना बैग यहाँ रखो। ठीक है, बालिका अगले दिन आई, अपना बैग वहाँ रखी, फिर जूता वहाँ का जहाँ फेंकना था फेंक दी, अपना कपड़ा फेंक दी, सब फेंक दी। अगले दिन बालिका आती है तो कहती है कि बेटा अपना शूज़ यहाँ पे रखो, इस स्थान पे रखो। तब वो जो अगले दिन आती है अपना बैग जहाँ बताया जाता है वहाँ रखती है, शूज़ को उसके स्थान पर रखती है। फिर तीसरे दिन उसे बताती है बेटा अपना कपड़ा यहाँ पे रख दिया करो, ऐसे गंदा होता है, अच्छा नहीं लगता। तो मतलब कि धीरे धीरे वो एक एक दिन में धीरे धीरे उसके व्यवहार को सिखाते हुए जाती है और क्रमबद्ध तरीके से उसे बताती है कि निश्चित स्थान पर कौन सी सामग्री कहाँ रखनी है। तब वो बालिका उससे सीख जाती है। तो इसी प्रयोग के आधार पर जो है गुथरी ने बताया कि श्रृंखला अधिगम या फिर सुव्यवस्थित अधिगम किस तरीके से होता है। इसके पश्चात इनका जो आखिरी प्रयोग है एकल प्रयास अधिगम। एकल प्रयास अधिगम कहता है कि पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। एक ही प्रयास में किसी व्यवहार को सीख लेना तथा बार बार उसके प्रयोग से अपना कार्य करते रहना एकल प्रयास अधिगम कहलाता है। एकल प्रयास अधिगम में गुथरी कहते हैं कि किसी भी व्यवहार को मतलब प्राणी एक ही बार में सीख लेता है, जो उसे बार बार अपना प्रयोग करता रहता है, उसके अभ्यास में बना रहता है और उसका अपनी ज़िंदगी में इससे लगातार प्रयोग करता रहता है, तो वही जो अधिगम होता है वो एकल प्रयास अधिगम होता है। जैसे आप मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल चलाना सीखना है। आपने बैठा, आप मोटरसाइकिल पे बैठे, आपने देखा कि आपके बाएं हाथ में जो है क्लच है, दाहिने हाथ में ब्रेक है और आपका गियर जो है बाएं तरफ है पैर से और ब्रेक जो है दाहिनी तरफ पैर से है। तो आपने इतना चीज़ सीख लिया कि दाहिने हाथ में ब्रेक है, बाएं हाथ में क्लच है, दाहिने पैर की तरफ जो है गियर है और बाएं पैर के पास गियर है, दाहिने पैर के पास जो है ब्रेक है। आपने ये चीज़ सीख लिया। उसके पश्चात आपको जो सीखना होता है गाड़ी को बैलेंस करना, कब गियर को कैसे लगाना है, कब उतारना है, कहाँ पे ब्रेक मारना है, कैसे नहीं मारना है। लेकिन आपने जो है एक बार में जो सीखा कि मतलब कि क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, गियर क्या है, तो ये जो चीज़ आपने सीख लिया है, आपने एक ही बार में इतना चीज़ सीख लिया है। अब आप इसका जो है अपने जीवन में लगातार जब प्रयोग करते रहते हैं तो वही अधिगम जो होता है आपका एकल प्रयास अधिगम होता है, यानी आपने एक ही बार में कोई चीज़ सीख लिया हो। पुनर्वलन के संबंध में गुथरी का जो विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, खासतौर से मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इन्होंने कहा कि गुथरी जैसे एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जो पुनर्वलन को महत्व नहीं देते हैं। इनका मानना है कि जिस व्यक्ति को भूख लगेगी वह स्वयं खाना खाने जाएगा, उसे किसी पुनर्वलन की आवश्यकता नहीं होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर किसी को भूख लगी है तो आप उसे पुनर्वलन देने की आवश्यकता नहीं होती है कि बेटा जाओ, जो है आप बहुत अच्छे लड़के हो, जाओ खाना खा लो, ऐसा कुछ नहीं। किसी को भूख लगी है, उसी के अंदर जो भूख लगी है वो स्वयं जो है अपनी भूख की समाप्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं भोजन के पास जाएगा, स्वयं जो है भोजन लेने जाएगा या फिर आपसे स्वयं भोजन मांगने आएगा। उसके लिए उसे किसी पुनर्वलन की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन प्राप्त करना उसके लिए ज़रूरी है, वह स्वयं अपना कार्य करेगा। जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की, आपका परिणाम आपके फेवर में नहीं आएगा, तो आपका भविष्य क्या होने वाला है। इसके लिए आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से लोग होते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, हम कैसे पढ़ाई करें। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन क्या होता है कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपको मोटिवेशन की क्या आवश्यकता। जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आप जो है टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप टीचर नहीं बनते हैं तो आपका भविष्य क्या होने वाला है, इसलिए आप जो है
स्वयं से अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशन उन्हें चाहिए होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं भाई बहुत रईस, उन्हें पढ़ने लिखने से बहुत मतलब नहीं होता है, तो उन्हें मोटिवेशन दिया जाना चाहिए, बच्चा आप पढ़ लोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। जिनके पास पर्याप्त धन दौलत है उन्हें मोटिवेशन दीजिए, भाई हाँ चलिए आप पढ़ लेंगे, ऐसे हो जाएंगे। जिनकी मजबूरी ही है, आवश्यकता ही है कि नहीं अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा भविष्य कुछ भी नहीं है, उनके लिए उनका जो भविष्य है वो खुद मोटिवेशन होता है, उन्हें किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए गुथरी का विचार जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सराहनीय है। इसे अपने जीवन में लागू करिए और किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, अपनी पढ़ाई करिए और नौकरी लीजिए। और गुथरी ने आदतों को छुड़वाने के संदर्भ में अपने विचार दिए थे। जैसे बालक होते हैं उनके अंदर कई सारे गलत आदत होते हैं, उन गलत आदतों को छुड़वाने के लिए इन्होंने 3 विधियाँ बताई थी, और ये तीनों विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप ऐसे देखिए, पहली है थकान विधि। जैसे बालक कोई गलत कार्य करता है, आप उसे कहेंगे बच्चा ये कार्य एक गलत कार्य है, इसको ऐसे मत करो, तो समझेगा नहीं। इतना आसान नहीं होता है कि आप किसी को समझा दें कोई गलत कार्य करना, आप स्वयं को ऊपर लागू करिए। मान लीजिए आपकी कोई ऐसी आदत है जो आपको पता है कि वो गलत है, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकता है, तो उसके लिए होता है, इन्होंने बताया कि थकान विधि। थकान विधि मतलब होता है कि बालक को किसी अन्य कार्य में इतना ज़्यादा थका दो कि वो आते ही जैसे ही वो बैठे या फिर बिस्तर पे पड़े उसे नींद आ जाए, वो सो जाए, तो गलत कार्य करने का उसके पास समय ही नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जो उसकी गलत आदत थी वो छूट जाएगी। दूसरा इन्होंने बताया कि देहली विधि। देहली मतलब होता है कि लक्ष्मण रेखा। जैसे आपने आपका घर है, आपका बच्चा है, वो बच्चा इधर उधर बहुत टहलने जाता है, तो आपने सीधा वार्निंग दी कि आपके लिए बेटा यही जो है दिल्ली है, या फिर यही बॉर्डर है, इस बॉर्डर को अगर आपने क्रॉस किया उसके बाद आपकी क्या होगी, पिटाई। तो बच्चा, कई बार डर भी ज़रूरी होता है, तो बच्चा डर के मारे, पिटाई के डर के मारे उसके आगे नहीं जाता है, तो ये होती है दहली विधि। बच्चा जब समझाने से नहीं समझता है तो कई बार डर भी आवश्यक होता है, तो ये होता है दहली विधि। या फिर जिसे कहते हैं कि ये माने आपने उसके लिए लक्ष्मण रेखा बना दिया कि इसको क्रॉस करेगा बच्चा तो उसकी पिटाई होगी, अब बच्चा डर के मारे इसके आगे नहीं जाएगा, तो ये भी विधि होती है गलत आदत को छुड़वाने के लिए। उसके बाद है विपरीत क्रिया विधि। जैसे बालक कोई क्रिया करता है और वो गलत क्रिया करता है, उसको छुड़वाने के लिए आप उसी के जस्ट अपोजिट विपरीत क्रिया करवाइए। जब भी वो गलत क्रिया करे उसके अपोजिट आप कोई विपरीत क्रिया करवाइए, जिससे बालक को ये लगने लगे यार ये कार्य करना अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो लगातार हमसे यही कार्य करवाया जाएगा, जो उसके लिए बहुत ही कठिन हो, उसके लिए बहुत ही हार्ड हो। तो बालक स्वयं जो है धीरे धीरे अपनी गलत आदतों को छोड़ने लगता है और उसकी आदत में सुधार होने लगता है। गुथरी का जो सिद्धांत है इसकी शिक्षा में उपयोगिता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया सीखने के एकल प्रयास पर बल दिया कि बालक को किसी चीज़ को एक ही बार में सिखा दो, उसके बाद वह धीरे धीरे उसका प्रयोग करते करते उसके व्यवहार में स्थापित हो जाता है, उसके व्यवहार में जुड़ जाता है और अस्थायी हो जाता है। इसके बाद क्रमिक या फिर श्रृंखला नियम को महत्व दिया। इन्होंने कहा कि जैसे कोई कार्य बालक को सिखाना है उसको किसी क्रम से सिखाया जाना चाहिए। क्रम से सिखाते जाएंगे तो धीरे धीरे उसके व्यवहार में एक एक चीज़ जुड़ती हुई जाएगी, और जो उसका व्यवहार, उस जो चीज़ वो सीखना चाहता है अब वो पूरी तरीके से सीख लेता है। इसके पश्चात है उद्दीपन अनुक्रिया की समीपता को अधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्हें बताया कि किसी भी उद्दीपन के प्रति जो बालक अनुक्रिया करता है दोनों के बीच जो है बहुत मतलब समीपता होनी चाहिए, तभी जो है व्यवहार स्थापित हो पाता है, तभी जो है उसका जो उद्दीपन अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है वो स्थापित हो पाता है। तो गुथरी का सिद्धांत यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं सूझ, जिसे कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर जो है गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है इसके बारे में। तो गेस्टाल्टवाद का प्रारंभ कहाँ से होता है, कहाँ से इसकी नींव पड़ी, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत कैसे आता है, इसके बारे में कल हम अध्ययन करने वाले हैं। गेस्टाल्टवाद के जनक किसे कहा जाता है, जैसे मैक्स वर्दीमैन है, और इसके साथ साथ जो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत देने वाले कोलर हैं, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे डिटेल में। तो कैसा लगा आज का सेशन, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, और जो है जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे गुथरी के सिद्धांत के और क्लार्क हल के सिद्धांत के, आवश्यकता का जो सिद्धांत था, इसके बारे में हमने संपूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया। तो कैसा लगा आज का सेशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के साथ।
बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।